मेरी ट्राइब को, लेट अस से, ओके, यहां तक कोई डाउट किसी को? ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे के जादूगरी कर गया, है ना? आफरी आफरी। अभी एक बात सुनो ध्यान से। ये लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, रैशनली, प्रैक्टिकली, एथिकली हर तरीके से रॉन्ग है। उस हिसाब से तो देश पर 85% हक किसका होना चाहिए? हिंदूज का। और 13% हक किसका होना चाहिए? मुस्लिम्स का। एंड सिर्फ 2% हक किसका होना चाहिए? अदर्स का। अगर आप इसको रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, अगर आप इसको कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, अब एक पर्टिकुलर कैटेगरी है ओबीसी। ओबीसीज रिप्रेजेंट 45% अप्रोक्सीमेटली, 40 to 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन हमने टोटल जो इनको क्राइटेरिया दिया है वो सिर्फ 27% दिया है। और इनमें से भी हमने किन लोगों को एक्सक्लूड करने की बात करी है? क्रीमी लेयर को। कि जो लोग ओबीसी कैटेगरी में अमीर होंगे, हम उनको आरक्षण नहीं देंगे। ये भी बात बोली है, क्रीमी लेयर को हमने एक्सक्लूड करा हुआ है रिजर्वेशन से। अब इस लॉजिक से तो इन लोगों को, जो ओबीसी कैटेगरी में कैटेगराइज हो गए, इन लोगों को 45% आरक्षण मिलना चाहिए। तो भैया ऐसा कौन होगा जिसको आरक्षण नहीं मिलेगा? सारी दुनिया को ही आरक्षण मिल जाएगा। तो जो मेन डिजर्विंग लोग होंगे, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होंगे, वो लोग क्या रह जाएंगे? बैकवर्ड रह जाएंगे। मान लो एक कम्युनिटी है एससी कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है एसटी कम्युनिटी, आदिवासी लोग हैं। इनको बिल्कुल भी कोई इनकी सभ्यता, या इनको बिल्कुल भी एजुकेशन लेवल्स, या सभ्यता तो मैं नहीं कहूंगा, ये लोग असभ्य नहीं होते। सभ्यता मतलब डेवलपमेंट, विकास, इनमें वो नहीं है। सभ्यता इज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी। विकास जो है, इनका उतना विकसित नहीं है ये लोग। इनको लिटरेसी नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती इनको, या इनको अपनी मदर टंग के अलावा और कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं आती, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। इनकी एजुकेशन लेवल्स कम है, ये सब चीजें कम है एसटी कम्युनिटी के। अब अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, तो ये कम्युनिटी फिर से क्या है? मान लीजिए 15% है, मान लीजिए, मुझे नहीं पता कितनी है, वो आंकड़ों से पता चलेगा। मान लीजिए 15% है, तो फिर ये लोग तो दबे ही रह जाएंगे ना। अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से इनको दे दूंगा, तो ये लोग तो फिर से दबे रह जाएंगे। अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया था, लेकिन उस वक्त हमारे पास बैकवर्डनेस का कोई डाटा नहीं था। अब जब हमारे पास बैकवर्डनेस का डाटा आ जाएगा, अगर हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कंट्रोवर्सी में है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, अगर हम ये सेंसस करवा दें, तो अच्छे से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा इंसान मोर बैकवर्ड है, कौन सा इंसान लेस, ना कि कौन सा इंसान ज्यादा पॉपुलेटेड है और कौन सा इंसान कम पॉपुलेटेड। हमें ये क्राइटेरिया यूज करना चाहिए, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं यूज करना चाहिए। हमें ये क्राइटेरिया यूज करना चाहिए कि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस
एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कौन सी कैटेगरी, कौन सी क्लास ज्यादा है, ना कि कौन लोग ज्यादा पावर में है, कौन लोग मेजोरिटी में ज्यादा है। हैं जी? एरिया में थोड़ा जैसे एक एरिया में कुछ ही लोग जैसे एक ही उसके पास कैटेगरी को ज्यादा है तो उसमें कम नहीं, वो तो चलो हम ऑल इंडिया लेवल पर देख रहे हैं ना बच्चे, वो तो हम देख ही ऑल इंडिया लेवल पर रहे हैं। अगर हम सेंसस कराएंगे तो हम पूरे इंडिया की बात करेंगे कि चलो इंडिया में इतने प्रतिशत दलित हैं और उन दलितों में से इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो क्या हैं, वो पिछड़े हुए हैं। इतने प्रतिशत दलितों को जरूरत है, इतने प्रतिशत दलितों को जरूरत नहीं है। हमें क्राइटेरिया ही वो देखना चाहिए, हमें कोई और क्राइटेरिया नहीं देखना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। यस। हाँ बिल्कुल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 15 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सोशो इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पर तुम्हें आरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 16 में भी क्लियर लिखा हुआ है। अभी एक क्राइटेरिया ऐड हुआ है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अर्लियर द क्राइटेरिया फॉर बैकवर्डनेस एंड रिजर्वेशन इन आवर कंट्री वाज क्या? सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सॉरी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तभी तुम्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब मिलती है एडमिशन, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या कोई भी तुम्हारे ये डिग्री कॉलेजेस, इनमें रिजर्वेशन होती है। तभी तुम्हें जॉब्स में रिजर्वेशन मिलती है और तुम्हें प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन मिलती है। वो क्राइटेरिया ही यही है कि आप लोग कितने रिप्रेजेंटेड हैं, कितने आप पिछड़े हुए हैं। अभी पैसे को इन्होंने, स्टेटस को भी एक क्राइटेरिया ले लिया, जो कोई बुरी बात नहीं है। एक और बेसिस पर भी तुम्हें रिजर्वेशन मिलती है, जेंडर पर। विमेन को 1/3 रिजर्वेशन पंचायतों में जेंडर के बेसिस पर मिलती है। डिसेबिलिटी पर, फिजिकल डिसेबिलिटी पर तुम्हें रिजर्वेशन मिलती है। अभी तो नहीं मिली ना एलजीबीटीक्यू के लिए, कर दी है क्या रिजर्वेशन? नहीं करी है, अभी नहीं करी है, आई डोंट थिंक सो। उनका ड्यू है, देखते हैं। जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट पास करी थी उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं करी हुई। उसमें ये तो है कि स्टेट्स और सेंटर को स्कीम्स लगानी पड़ेंगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, लेकिन उसमें रिजर्वेशन की बात कहीं भी नहीं है। किनका? बिल्कुल देना चाहिए। क्या तुम्हें आज तक कोई ट्रांसजेंडर टीचर मिला अपने स्कूल में, कॉलेज में या विद्यापीठ में पढ़ाता हुआ? नहीं मिला। क्या तुम्हें कोई बस ड्राइवर मिला जो ट्रांसजेंडर है? नहीं मिला। कोई कंडक्टर मिला जो ट्रांसजेंडर है? नहीं मिला। ट्रांसजेंडर सिर्फ भीख मांगते हुए मिले हैं तुम्हें। कभी इज्जत से नौकरी करता हुआ मुझे आज तक कोई भी किन्नर समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला या मिली, जो भी वो कहना चाहें अपने आप। तो कुल मिलाकर क्या है, ये उनके साथ क्या है, नाइंसाफी तो है। ऐसा तो नहीं है कि ये समाज में रह ही नहीं रहे, लेकिन ये लोग दिख नहीं रहे। दिखते सिर्फ कब है? जब मांगने का मौका आता है, जब भीख मांगने का मौका आता है, तब ये लोग दिखते हैं। अदरवाइज ये लोग नहीं दिखते हैं हमें। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? हमें इनको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें समाज में इनके प्रति जो घृणा है, जो एटीट्यूड है, उसको बदलना पड़ेगा। हम लोग बचपन से ही इनको नहीं जानते, ना इनकी बातें होती हैं, और हम लोग किसी को गाली देने के लिए हिजड़ा बोलते हैं कि तुम तो हिजड़ा हो, तुम तो किन्नर हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। उसको ऐसे बोला जाता है, हम उसको टैबू क्रिएट कर रहे हैं। जैसे काले रंग को हम बुरा बोलते हैं, वैसे ही इनको भी हम बुरा बोलते हैं, इस कम्युनिटी को। तो हमें ऐसा नहीं करना है। पहले तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। we'll have to improve our ideas regarding them. We don't have to consider them as a taboo in society. We need to talk about them. You know, Thailand is the most liberal country for LGBTQ community in Asia, I would say. एशिया के अंदर थाईलैंड इज द मोस्ट लिबरल कंट्री. Even some conservative countries like Malaysia and Indonesia, they are also liberal to homosexuality and LGBTQ. जर्मनी वगैरह तो है ही है, यूरोप तो है ही है. दे आर गिविंग ह्यूमन राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स एज ह्यूमन राइट्स. हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी सी
शुरुआत तो हुई है, लेकिन लीगल शुरुआत हुई है, अभी सोशल शुरुआत नहीं हुई। आज भी हम इसको पाप मानते हैं, इस चीज को टैबू मानते हैं। आज भी सेम सेक्स मैरिजेस आर वेरी अनकॉमन इन इंडिया। वहां पर तो मंत्री भी होते हैं सेम सेक्स, होमोसेक्सुअल गे मंत्री भी होते हैं। हैं जी। हाँ, हर जगह, हरियाणा में क्या, पंजाब में, हर जगह, एवरीवेयर। द चैलेंज ऑफ रिपोर्टिंग प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है? कोई मिथ्या जो फैलाई जाती है समाज में, उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। जो फांसीवाद की मानसिकता है ना, आइडियोलॉजी हिटलर की, हिटलर ने जर्मनी में ज्यूज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया। क्या प्रोपेगेंडा था? कि ज्यूज बुरे होते हैं, ज्यूज ने जीसस को मारा, और ज्यूज क्रिश्चियंस के दुश्मन है। हाँ, अपने हार का भी उन्हीं पर भांडा फोड़ा। तो यही कहने का मतलब है कि आप कुछ मिथ्या, आप कुछ झूठ फरेब फैला रहे हो समाज में। कैसे फैला रहे हो? मीडिया को इस्तेमाल करके, पुलिस को इस्तेमाल करके, लोगों को, अपने अंधभक्तों को इस्तेमाल करके। वो क्या है? प्रोपेगेंडा है। बुरा क्यों होता है? बहुत बुरा होता है क्योंकि लोग इसमें फंस जाते हैं, और लोग इसको फॉलो करते हैं, लोग इसको ब्लाइंड ओबीडियंस दे देते हैं, और किसी ऐसे तानाशाह को चुन लेते हैं, लोग सत्ता में ले आते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, बाद में लोगों को पता नहीं चलता कि यार ये तो उन्हीं का नुकसान हो रहा था। जब चीजें महंगी हो जाती हैं, जब आपको नौकरियां नहीं मिलती, जब शिक्षा का स्तर गिरता है, जब चीजों का स्तर गिरता है, हर चीज में आपके कैंसर पाया जा रहा है, मसाले तक में, हींग जीरा ज्वाइन तक में आपके कैंसर है। तो आप कौन से, आप अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं? कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? जब आप लोग लोगों को स्वच्छ खाना नहीं खिला सकते, स्वच्छ पीने का जल नहीं प्रदान कर सकते, आप लोग कौन से महानायक आप बन रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा है कि आपने लोगों के लिए कितना कुछ किया। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। दिस हैज ऑलवेज बीन यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस। Every political party does it. It happens in every country. It has happened in Germany, it has happened in America, it happens in Pakistan, it has happened in India in the past. So every country does it. हर देश मिथ्या के दम पर सत्ता पाता है। हर देश में जो नेतागण होते हैं वो मिथ्या के दम पर, झूठ के दम पर, मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज के दम पर जो है सत्ता में आना चाहते। क्या ये अच्छा है? नहीं अच्छा, ये बुरा ही बुरा है। सिंपल। प्रोपेगेंडा से बचने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्राची ने अभी हमें बताया था, क्रिटिकल थिंकिंग। हमें सोचना पड़ेगा, हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि सर ऐसे कैसे हो गया? आप तो हमारे फायदे की बात कर रहे हो, लेकिन हमारी तो चीजें महंगी होगी जनाब, हमें तो कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा जनाब, हमें तो प्रदूषण ही प्रदूषण मिल रहा है जनाब, हमारा तो देश ही पीछे जा रहा है जनाब, हम तो भूखे मर रहे हैं जनाब, हमारी नौकरी चली गई जनाब। तो आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं? चीजें महंगी हो गई जनाब, रिश्वत और बढ़ रही है जनाब, ना पुलिस हमें बख्श रही है जनाब। तो आप ये पूछें। क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज की आलोचना करना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता। किसी चीज के बारे में तर्क वितर्क लगाना, उसके बारे में दिमाग लगाना इज क्रिटिकल थिंकिंग। गलत और सही में, ताकि आपको फर्क नजर आए। अब यार ये कॉमन सेंस है कि महंगाई बढ़नी अच्छी नहीं है। थोड़ी बहुत महंगाई ठीक है बढ़ जाए, लेकिन बहुत सारी महंगाई बढ़नी अच्छी नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप सोचें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब एक कॉमन परसेप्शन क्या है कि मुसलमान लोग हिंदुओं के लिए खतरा है। क्या आज तक आपको किसी मुसलमान ने धमकी दी है? क्या पर्सनली आके किसी मुसलमान ने आपको धमकाया है? या हिंदू लोग मुसलमान के लिए खतरा है? किस हिंदू ने जाकर मुसलमान के कान में बोला है कि मैं तुझे मार दूंगा? ना तो हिंदुओं ने मुसलमान को मारा है, ना मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है। आज से पहले तो सब एक साथ रह रहे थे। उसी तरह अगर आप बुद्धिस्ट और मुसलमानों की लड़ाई देख लो,
म्यांमार में, तमिलियंस और श्रीलंकन्स की लड़ाई देख लो श्रीलंका में, फिलिस्तीनी और ज्यूज की लड़ाई देख लो। तो ये सब क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म है, बहुसंख्यावाद। ये बर्बाद करता ही करता है, बहुसंख्यावाद बर्बाद कर देता है। किसको बर्बाद करता है? आप लोगों को बर्बाद करता है। समझ में आ रहा है सूरज? बस बस आ जाओ।